ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर सीरीज में हम 21 चैप्टर कर रहे थे। ये आपका सब्जेक्ट हिंदी भाषा, इतिहास और वर्तमान है। ठीक है, ये इग्नू बीए का सब्जेक्ट है। इसका कोड है BHDE 106 या फिर EHD 06। ठीक है, लास्ट जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर में वो सारे हम यहाँ कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। इससे पहले कि इसमें मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ बचे हुए हैं जिन्हें आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। इससे पहले कि कंप्लीट हम कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी माध्यम की पाठ्य सामग्री के निर्माण में उसके भाषिक पक्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। भाषिक पक्ष शिक्षण सामग्री तैयार करने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पक्ष है। शिक्षण सामग्री तैयार करते समय सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य तथा विज्ञान आदि के विविध क्षेत्रों में हिंदी भाषा के समुचित स्वरूप को कायम रखने की जरूरत होती है, ताकि भाषा ज्ञान के क्षेत्र में संपर्क और संप्रेषण का दायित्व समुचित रीति से वहन कर सकें। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली वे शब्द होते हैं जिनका ज्ञान विशेष के क्षेत्र में निश्चित और परिसीमित अर्थ होता है। प्रत्येक विषय की अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है। इसे उस विषय की तकनीकी शब्दावली भी कहा जाता है। आधुनिक शिक्षा में हम अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम की ओर बढ़ रहे हैं, अतः विभिन्न विषयों के लिए अंग्रेजी में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली के लिए हिंदी में पर्याय निर्धारण कर रहे हैं। इस पारिभाषिक शब्दावली का समुचित प्रयोग और इसमें एकरूपता बनाए रखना हिंदी माध्यम के पाठ्य सामग्री तैयार करने वाली संस्थाओं साथ उनसे संबद्ध व्यक्तियों का होता है। ठीक है, इसका संबंध किससे होता है? हिंदी माध्यम की पाठ्य सामग्री तैयार करने वाली संस्थाओं से। ठीक है, तथा उनसे संबंध व्यक्तियों का होता है। साथ ही कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक भी इस दायित्व से मुक्त नहीं होते। एकरूपता विद्यार्थी और विषय विशेष दोनों की दृष्टि से जरूरी होता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों के बृहत पारिभाषिक शब्द संग्रह तथा विभिन्न विषयों चिकित्सा, इंजीनियरिंग, मानविकी, विज्ञान आदि के कोश तथा परिभाषा कोश न केवल अनुवाद के लिए उपयोगी हैं, अपितु मूल लेखन करते समय संकल्पनाओं को समझने की दृष्टि से भी लाभदायक हैं। इस दिशा में किए गए कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। पारिभाषिक शब्दावली की एकरूपता का विशेष महत्व है। विषय विशेष में जो शब्द किसी संकल्पना के लिए प्रचलित हो गए हैं, उनका लेखन में अथवा अनुवाद के दौरान निर्वाह आवश्यक है। विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए पर्याय चुनना छात्रों के लिए भ्रामक तथा शैक्षिक संपर्क की दृष्टि से अव्यावहारिक होगा, अतः इससे बचना चाहिए। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विशेष रूप से हिदायत दी है
कि आयोग द्वारा तैयार की गई हिंदी शब्दावली का ही प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हिंदी की सहजता और स्पष्टता। ठीक है, हिंदी की सहजता और स्पष्टता शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त भाषा की पहली शर्त होती है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयुक्त जो भाषा हम यूज कर रहे हैं वो भाषा जो है वहाँ की पहली शर्त होती है कि वह उन लोगों के लिए बोधगम्य हो जिनके लिए पुस्तकें अथवा पाठ्य सामग्री तैयार की जा रही है। ठीक है, जिनके लिए पुस्तकें तैयार की गई हैं, पाठ्य सामग्री तैयार की गई है, वो लोग उस भाषा से परिचित हों, उसे वो समझ सकें। अर्थात जो ज्ञान हम छात्रों को देना चाहते हैं वह उन्हें सुरुचिपूर्ण ढंग से समझ में आ जाए। यह तभी संभव होगा जब ज्ञान बहुत ही स्पष्ट और सहज भाषा में दिया जाए। पाठ्य सामग्री तैयार करने वाले को चाहे वे मूल लेकर कर रहे हों अथवा अनुवाद भाषा के इस पक्ष पर सदैव ध्यान रखना होगा। यही वह बिंदु है जहां साहित्यिक हिंदी और शिक्षा माध्यम की हिंदी में भेद हो जाता है। साहित्य की भाषा में जरूरत पड़ने पर व्यंजन, अलंकार और प्रयोगशीलता का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन भौतिक अथवा अर्थशास्त्र की पुस्तक तैयार करते समय ऐसा नहीं किया जा सकता। यह सूचना को सीधे और सरल तरीके से प्रस्तुत करना होगा। सरलता के मायने ये नहीं है कि उसमें कठिन पारिभाषिक शब्द नहीं होंगे। पारिभाषिक शब्द यदि संस्कृत मूल से आए या तत्सम रूप में हो तो भी उन्हें रखना जरूरी होगा, लेकिन उन्हें संपूर्ण विचार के साथ इस प्रकार संबंध करके रखा जाना चाहिए कि वाक्य विन्यास सहज और स्पष्ट हो तथा स्वतः खुलता जाए। ठीक है, इस तरह से शब्दों का चयन किया जाना चाहिए कि पढ़ने वाले को सारी चीजें स्पष्ट होती चली जाएं, उन्हें क्लियर होती चली जाएं। तात्पर्य यह है कि हिंदी माध्यम से लेखन का मायने यह नहीं कि तथ्यों का निरस सार मात्र प्रस्तुत कर दिया जाए। सिद्धांतों को भली भांति समझाते हुए उन्हें रोचक ढंग से विवेचित किया जाना चाहिए। ठीक है, हिंदी का मतलब ये नहीं है कि शब्दों को निरसता से चुना जाए, या कि इसका सिर्फ मतलब ये है कि इसे रोचक बनाया जाए ताकि पढ़ने वाले छात्र को चीजें रोचक लगे, उसे इंटरेस्ट लगे और वो अच्छे से उन्हें समझ सके। ठीक है, अनुवाद नेक्स्ट आपकी हेडिंग है अनुवाद। हिंदी माध्यम की पाठ्य सामग्री निर्माण में इस समय अनुवाद का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। ऐसी बहुत सी सामग्री तो पहले अंग्रेजी में तैयार करके हिंदी में अनुदित होती है। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन इस समय कई प्रकार की सीमाओं और परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। दूसरी ओर मूल लेखन के दौरान भी अनुवाद की मदद नए अनुसंधानों और प्रकाशनों का उपयोग करने की दृष्टि से ली जाती है। यह उपयोग निश्चित ही काफी सार्थक और महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अनुवाद की इस प्रक्रिया के दौरान हिंदी भाषा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। मूल भाषा अगर अनुवाद की भाषा पर हावी हो जाएगी तो निश्चित ही लेखन में वह सहजता और स्पष्टता नहीं आ पाएगी।
जिसकी अपेक्षा हम हिंदी में तैयार पाठ सामग्री से कर रहे हैं। यदि हिंदी माध्यम में तैयार पाठ सामग्री जटिल और ऊब पैदा करने वाली होगी तो न केवल छात्रों को बहुत कठिनाई होगी बल्कि उनकी भाषिक अभिव्यक्ति और विचार क्षमता के विकास में भी बाधा पड़ेगी। निम्नलिखित उदाहरण किसान आंदोलन के इतिहास को बड़ी ही स्वेच्छा मात्रा से प्रस्तुत किया गया है। हालांकि यह मूल लेखन नहीं, यह तो अनुवाद है। अगली सभा की तारीख और जगह की घोषणा की गई है। रायबरेली जिले के ऊंचाहार गांव में 15 जनवरी 1921 को अगली सभा किया जाना तय किया गया और लोगों से बताया गया कि वह उन्हें नागपुर कांग्रेस के संदेश दिए जाएं। लोगों ने काफी शांतिपूर्वक और ध्यान से सब कुछ सुना। किसानों की यह विशाल रैली, जिसमें भाग लेने वालों की संख्या 50,000 से 1 लाख तक बताई जाती है, किसान संघर्षों के इतिहास का एक अनूठा प्रदर्शन थी। इस महासभा के बाद किसान अपने घरों को लौट पड़े, पर यहाँ भी कठिनाइयों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। किसानों की वापसी के मामले में स्टेशन मास्टर ने अड़ंगा लगा दिया। गौरी शंकर उससे उलझ पड़े, बहस चल पड़ी। यह एक तरह की किसान की शक्ति की परख थी। किसानों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। वे रेल की पटरियों पर लेट गए और रेलगाड़ी का चक्का जाम कर दिया। इंजनों से बरसते गर्म पानी की बौछार और पुलिस की लाठियां किसानों की दृढ़ता में खरोंच तक नहीं ला पाई। अतः अधिकारियों को झुकना पड़ा और किसान अपने घरों को जाने वाली गाड़ियों में सवार हो गए। खुद रामचंद्र ने माता बादल की मदद से गरीब किसानों को उनकी वापसी के लिए आर्थिक मदद जुटाई। अयोध्या सम्मेलन ने अवध के किसानों की जिंदगी में नव जीवन का संचार किया। इस नई जागृति के बारे में जेपी फर्नांड ने रायबरेली के डिप्टी कमिश्नर को ये शब्द लिखे। वे इस बार अपने असली और आम कष्टों से काफी गहरे एहसास के साथ अयोध्या से वापस लौटे हैं। वे इन पर अपनी स्थायी सभाओं में विचार कर रहे हैं। वैसी सभाएं अब हर गांव में गठित हो चुकी हैं। इतिहास में पहली बार उन्होंने एकताबद्ध किसानों की ताकत को पहचाना है। उन्हें पता चल गया कि जमींदारों द्वारा की जाने वाली गैर कानूनी जबरियां वसूली के सामने घुटने टेकने जैसे साफ और जघन्य भूलों का हल वे खुद खोज सकते हैं या कर सकते हैं। किसान विद्रोह कांग्रेस और अंग्रेजी राज, डॉक्टर कपिल कुमार, अनुवाद शरद जैदी, मूल कृति, ये इन्होंने अनुवाद करके बताने का प्रयास किया है। ठीक है, ये इन्होंने ट्रांसलेट करके बताने का उस टाइम की घटना, जब किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम की घटना का इन्होंने अनुवाद करके ट्रांसलेट करके हिंदी में बताने का प्रयास यहाँ पर
किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, ये जस्ट एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, हिंदी को परीक्षा के माध्यम के रूप में संक्षेप में बताइए। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी को परीक्षा के माध्यम के रूप में बताने को कहा जा सकता है आपसे, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी माध्यम से परीक्षा की वर्तमान स्थिति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, आपको यही लिखना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। परीक्षा पर विचार के समय सीधे ही हमारे दिमाग में जो बिंब बनता है वह पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद की परीक्षा यानी अध्ययनों उपरांत परीक्षा का होता है। यह तो स्वाभाविक ही है कि जिस माध्यम में पढ़ाई की होगी उसी में परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की है तो हिंदी में परीक्षा ली जाएगी, इंग्लिश में की है तो इंग्लिश में। ठीक है, आज के दौर में भी कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें अनेक ऐसे विषय हैं जिनकी पढ़ाई के माध्यम भले ही हिंदी हो या ना हो, लेकिन छात्रों को परीक्षा हिंदी माध्यम से देने की अनुमति होती है। या ऐसे विद्यालय जो हैं इन्होंने छात्रों ने किसी भी भाषा में पढ़ाई की हो, चाहे भले उन्हें इंग्लिश में पढ़ाई की हो, लेकिन वो परीक्षा हिंदी में भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शोध प्रबंध। ठीक है, शोध प्रबंध जिन संस्थाओं में हिंदी माध्यम से शिक्षण उपलब्ध है उनमें हिंदी में शोध प्रस्तुत करने की व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही IIT दिल्ली और कानपुर जैसी संस्थाओं का शिक्षण माध्यम तो अंग्रेजी ही है, लेकिन वहां के छात्र अपने शोध प्रबंध हिंदी में प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी शोध की परीक्षा तथा हिंदी में मौखिक की व्यवस्था है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है प्रवेश परीक्षा। ठीक है, आज विश्व के ऐसे कई विद्यालय हैं जहां कुछ पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती है। जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी भाषी राज्यों के कुछ ही विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था है। वहां पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश परीक्षा हिंदी में ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवा परीक्षाएं। ठीक है, सेवा परीक्षाओं का संबंध व्यक्ति के रोजगार से होता है। यही वह बिंदु है जहां शिक्षा रोजगार से जुड़ना शुरू होती है। शिक्षा का माध्यम और सेवा परीक्षा का माध्यम एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, जो शिक्षा का माध्यम है और परीक्षा का जो माध्यम है, सेवा परीक्षा का माध्यम, एक दूसरे से बहुत अलग नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की सेवाओं के क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग स्तर की सभी सेवाओं से संबंधित भर्ती परीक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। संघ लोक सेवा आयोग की कुछ परीक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ सेवाओं से संबंधित परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम ही उपलब्ध है, हिंदी माध्यम उपलब्ध नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है साक्षात्कार। ठीक है, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। हिंदी माध्यम से लिखित परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा तथा साक्षात्कार का माध्यम भी हिंदी होता है। लिखित परीक्षा अंग्रेजी में देने वाले उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी ही साक्षात्कार की भाषा होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी क्षेत्र की सेवा परीक्षाओं में अधिकांश अंग्रेजी की प्रधानता है। साक्षात्कार अपेक्षा अनुसार अंग्रेजी या हिंदी में होते हैं। ठीक है, ये हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी हो सकते हैं। आप हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं।
और कुछ जगह इंग्लिश में ही देने होते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है। एक ही लास्ट क्वेश्चन और बचा है इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन है। हिंदी माध्यम के मूल्यांकन, सीमाओं एवं संभावनाओं पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, हिंदी माध्यम के मूल्यांकन, सीमाओं और संभावनाओं के बारे में आपको कुछ बताना है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। जहां तक हिंदी भाषा अथवा मान्य भाषा क्षेत्रों में वहां की भाषाओं के माध्यम से शिक्षा के माध्यम की उपयोगिता का प्रश्न है, यह तो निर्विवाद है कि यह माध्यम भारतीय जनता के विकास और राष्ट्रीय प्रगति दोनों की दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। शिक्षित समाज में उन्नत वर्ग भेद को इसी माध्यम से दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो लोगों में भेदभाव है वो शिक्षा के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है, और शिक्षा भी कैसी, जो कि भारतीय भाषाओं में हो, उपलब्ध हो, ताकि हर इंसान उसे, सभी उसे समझ सके, जान सके और एक दूसरे से जुड़ सके। और ये माध्यम जब तक उच्च शिक्षा स्तर पर व्यापक रूप से नहीं अपनाया जाता, तब तक केवल माध्यमिक शिक्षा स्तर रहने से कोई खास लाभ नहीं हो पाता। दोहरे माध्यम की मौजूदा प्रणाली में हिंदी माध्यम की उतनी सामग्री उच्च शिक्षा के स्तर पर उपलब्ध नहीं है जितने की अपेक्षित है, लेकिन इस कार्य को पर्याप्त उत्साह तथा चुनौतीपूर्ण ढंग से लिया भी नहीं गया है। यदि हम अतीत की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि शुरू में जब आधुनिक ढंग की शिक्षा पद्धति लागू हुई और बड़ी संख्या में विद्यालय तथा कुछ विश्वविद्यालय खोले जाने लगे, तब बुद्धिजीवी वर्ग में एक नया उत्साह और उमंग दिखाई दी, जो 1860 के दशक से आजादी मिलने तक के काल में बड़ी भारी संख्या में लेखकगण हिंदी में विभिन्न विषयों की पुस्तकों के लेखन और अनुवाद में लगे दिखाई देते हैं। इनमें काशी प्रसाद जायसवाल, श्री भंडारकर, वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास, संस्कृत, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर तथा फूलदेव सहाय गोरख प्रसाद, महेश चरण सिंह, डॉक्टर सत्यप्रकाश आदि विज्ञान के क्षेत्र में लेखन में अग्रणी थे। इस काल में पश्चिम के ज्ञान विज्ञान की विभिन्न पुस्तकों ने हिंदी में अनुवाद हुए। ठीक है, जो पश्चिम की ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें थी उनके भी हिंदी में अनुवाद किए गए उस टाइम, और बहुत बड़ी मात्रा में इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद हुए। जो भी पुस्तकें हिंदी इंग्लिश में थी उनके हिंदी अनुवाद उस टाइम किए गए। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हैंकल की पुस्तक रिडल ऑफ द यूनिवर्स का विश्व प्रपंच नाम से अनुवाद किया। लेखन की इस प्रक्रिया की जीवंतता इस बात में थी कि इस दौरान विज्ञान तथा आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका जैसे विशिष्ट विषयगत पत्रिकाएं तो निकली ही, इनके अलावा हिंदी की सभी प्रमुख पत्रिकाएं, जिनमें सरस्वती, विशाल भारत, प्रभा आदि लंबे समय तक शीर्ष पर रही, काफी फेमस रही। इनमें विभिन्न विषयों पर शोधपरक और विश्लेषणात्मक लेख छपा करते थे। बुद्धिजीवी विद्वान वर्ग न केवल साहित्यिक विषयों पर बल्कि 77 महत्वपूर्ण विषयों पर हिंदी में लेखन
अपना दायित्व समझते थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे, बुद्धिजीवी थे जो कि अपना ये कर्तव्य समझते थे कि वो हिंदी में का अनुवाद करें। ठीक है, हिंदी में किसी भी विषय की जो किताब है उसका हिंदी में वो अनुवाद करना अपना दायित्व भी समझते थे। आजादी के बाद शिक्षा माध्यम की नीति में कोई खास बदलाव न होने के कारण थोड़े समय के लिए ये उत्साह मंद पड़ा, लेकिन 1965 से 1975 तक एक बार फिर से इसका सिलसिला शुरू हुआ। विभिन्न शिक्षा संस्थानों में सामग्री निर्माण की तेजी दिखाई पड़ने लगी, पर उसके बाद फिर धीमी पड़ गई। आज सरकारी स्तर पर हिंदी में मौखिक लेखन के प्रसार को काफी बढ़ावा दिया जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से विविध विषयों पर हिंदी में पुस्तक लिखने को प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कारों की योजना है। ठीक है, आज आपको पता होगा कि बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, पुरस्कार भी लोगों को दिया जाता है लेखन के लिए। ठीक है, लेकिन लेखन कार्य में उत्साह का अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ। विश्वविद्यालयों का शिक्षक वर्ग उच्चतर विद्वत जन और विशेषज्ञ अपनी पूरी लगन के साथ इस कार्य में नहीं लगे। जब तक वे इस कार्य में अपने आप को समर्पित नहीं कर देते, तब तक हिंदी माध्यम की पाठ्य सामग्री निर्माण की प्रक्रिया को पूरा बल नहीं मिल सकता। हिंदी का यह वर्ग अपने दायित्व और माध्यम के महत्व को भली भांत जानता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के भीतर यह माध्यम को सही अर्थों में कार्यान्वयन नहीं देख रहा है, अतः उसके प्रति आकृष्ट नहीं हो रहा है। मौजूदा नौकरशाही में भारतीय भाषाओं का माध्यम अपना वह स्थान नहीं पा सकता जो वास्तव में अपेक्षित है। उच्चतर रोजगार के क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व होने के कारण संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उसके प्रति ललक है। उच्च शिक्षा, शोध और अनुसंधान में भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए उन्हें समाज की अर्थव्यवस्था से यानी रोजगार से जोड़ना जरूरी है। ठीक है, जब तक आज के टाइम में क्या है, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें जो भी हम कर रहे हैं उससे हमें रोजगार अच्छा मिल सकता है, तब तक हम अच्छे से वो काम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो छात्र वर्ग, शिक्षक वर्ग और विद्वत जन स्वतः ही इस माध्यम को अंगीकार करेंगे। ठीक है, अगर जो हम लेखन का कार्य कर रहे हैं उससे अगर हमें रोजगार मिलते हैं तो स्वतः ही लोग उन चीजों को अपना लेंगे, मन से करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी पूरी शक्ति से इसमें सक्रिय होंगे। जब पाठ्य सामग्री इस भाषा में होगी, अध्ययन अध्यापन इन भाषाओं में ही होगा, तो निश्चित ही इसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है। आधुनिक युगीन नव जागरण काल में 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में जिस तेजी से हिंदी तथा अन्य भाषाओं का प्राचीन नवीन ज्ञान विज्ञान में जोड़ने के प्रयास हुए, वे पुनः संभव हैं। शर्त इतनी ही है कि इस क्षेत्र में सक्रिय वर्ग को उसकी सामाजिक आर्थिक प्रासंगिकता महसूस हो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है और ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट